क्या आपका व्यापार सफल है या विफल है? क्या आपका व्यापार सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा है या असफलता की धूल चाट रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्व अग्रवाल, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ आ गया हूं एक नया वीडियो लेके, एक नया सोल्यूशन लेके आप लोगों के सामने। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। क्या आपका व्यापार सफल है कि असफल है? कई बार होता है कि बहुत सारे व्यापारी लोग, बहुत सारे बिजनेसमैन एक ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं डेवलप कर पाते या वो अपने गले से ऐसा चिपक के रहते हैं कि वो अपने व्यापार की सफलता को या विफलता को नहीं आंक पाते हैं। गौर करने वाली बात है, मैं यहां व्यापार की सफलता या विफलता की बात कर रहा हूं, ना कि मुनाफे की या नुकसान की। मुनाफा और नुकसान बहुत अलग है सफलता से और सफलता से। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक बड़ी कंपनी जो बड़ा रेवेन्यू करती है, जो बहुत बड़ी कंपनी है, पूरे विश्व में फैली हुई है, वो अपने कुछ चीजों के कारण वो विफल हो गई और वो बंद हो गई। यहां पे एग्जांपल कोडैक का लेते हैं, जैसे कि बहुत बड़ी कंपनी थी, शतकों से चलती आ रही है, लेकिन अपने प्रोडक्ट के अराउंड इनोवेशन नहीं किया तो वो बड़ी कंपनी विफल होकर बंद हो गई। तो कई बार ऐसा मैंने देखा है कि बहुत छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज होते हैं, वो अपने कस्टमर के अराउंड घूमते रहते हैं, वो अपने कस्टमर के लिए नई नई इनोवेशंस लाते रहते हैं, और कहां वो स्टार्ट होते हैं और वो कहां जाके एंड करते हैं, उनका एंड कोई होता नहीं है। वो बहुत ज्यादा बड़ी कंपनियां बन जाते हैं, बहुत ही ज्यादा सफल होते हैं। तो यहां बात आज इस बात की होगी कि क्या आपका व्यापार सफल है, क्या आपका बिजनेस सक्सेस है, क्या आपका बिजनेस में वो कस्टमर मॉडल है, वो बिजनेस मॉडल है जो सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा आने वाले 5 से 10 सालों में। क्या या फिर आपका बिजनेस मॉडल रेवेन्यू तो अच्छा कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे कारणों की वजह से वो आगे जाके 5 से 10 सालों में बदलती हुई दुनिया को लेकर वो विफल हो जाएगा, वो विफलता असफलता की मिट्टी को चाटेगा। तो आज मैं क्विकली 5 पॉइंट ऐसे बताऊंगा आपको, जिससे आप ये आंक सकते हैं कि आपका व्यापार सफल है कि वो असफल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है, क्या आपका व्यापार नेगेटिव कैश फ्लो में जा रहा है? क्या आपका व्यापार नेगेटिव कैश स्टेटमेंट में जा रहा है? नेगेटिव कैश फ्लो या नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप एक व्यापारी हैं, आपने एक बड़ी कंपनी के रिटेल आउटलेट को ओनरशिप परचेज करी, एफएमसीजी किसी भी एफएमसीजी कंपनी के रिटेल आउटलेट की, रिटेल काउंटर की आपने ओनरशिप परचेज करी, फ्रेंचाइजी परचेज करी। ओके, अब उस प्रोडक्ट में आपका मार्जिन है सिर्फ 5%, मार्जिन है आपका सिर्फ 5%, और कंपनी बड़ी थी तो आपको यह लगा कि इसका माल अच्छे से बिकेगा, बहुत ज्यादा बिक्री होगी, इसकी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस चक्कर में आपने एक बड़ा सा शोरूम खोल लिया उस कंपनी का। उस बड़े से शोरूम में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वर्ल्ड क्लास उसका इंटीरियर बनाया, और उस वर्ल्ड क्लास इंटीरियर को कस्टमर सर्विस देने के लिए आपने बड़े महंगे महंगे एम्प्लॉयज आपने हायर कर लिए। तो अब हुआ क्या कि आपका दुकान तो स्टार्ट हो गई, सेल भी हो रही है, लेकिन आपने कुछ टाइम बाद ये नोटिस किया कि जितना आपका मार्जिन है, आपका मार्जिन 5% था, लेकिन आपके खर्चों के कारण, जो कि आपने इतने बड़े शोरूम में, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को, इतने महंगे महंगे इंप्लॉइज में, जो कि आपने अपना सारा जो आपका सेल था वो उसमें आप जा रहा था और आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, आपका मार्जिन 5% था, लेकिन आपके सारे खर्चे मिला के आपका कैश फ्लो जा रहा था 7% का। तो इससे क्या हुआ? आपको इनकम 5% की हो रही है आपके बिजनेस में, लेकिन आपका खर्चा 7% का हो रहा है। तो आपका 2% का जो नेगेटिव कैश फ्लो है वो आपके बिजनेस को असफलता नहीं, विफलता की धूल मिट्टी चटवाएगा आने वाले कुछ सालों में, आने वाले कुछ महीनों में। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस 7% के खर्चे को 5%, 4% या 3% पे कैसे लेके आए। क्योंकि अगर आप उस खर्चे को 5% से नीचे लेके नहीं आए, तो ये मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं कि जो आपका व्यापार अभी सफलता की ऊंचाइयों पे है, वो आने वाले कुछ सालों में नेगेटिव कैश फ्लो के कारण विफलता की मिट्टी चाटेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका बिजनेस ऐसा हो। तो दूसरा पॉइंट मेरा यह है, क्या आपने अपने व्यापार में, क्या आपने अपने बिजनेस में कोई एंट्री बैरियर खड़ा किया है? एंट्री बैरियर क्या होता है कि आपका कंपटीशन आपके व्यापार में, आपके बिजनेस मॉडल में एंट्री नहीं कर सकता। उसको अपने दांतों तले चने चबाने पड़ेंगे आपके व्यापार में एंट्री करने के लिए। चलो एंट्री कर भी ली तो आप ऊपर जाओगे और वो कट जाएगा, वो मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन आप वैसे के वैसे ही खड़े रहोगे। मैं ओप्पो और वीवो का एग्जांपल लेना चाहता हूं। पहले क्या होता था, जब नोकिया मार्केट में था, तब उसके जो फोन थे, नोकिया 3310, नोकिया 2210, वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली सेल होते थे। तो इस चक्कर में नोकिया अपने रिटेलर को सिर्फ 15 से 30 रुपए का मार्जिन देता था, उससे ज्यादा नहीं देता था। तो उसके सारे रिटेलर्स हैरान थे, परेशान थे कि उससे, नोकिया से तंग आ चुके थे कि कोई प्लीज नोकिया आ जाए और नोकिया को खत्म कर दे, जड़ से उखाड़ दे। तो इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया ओप्पो और वीवो ने। ऐसे ओप्पो और वीवो ने इनका फायदा कैसे उठाया? हाईएस्ट रेट ऑफ मार्जिन। इतना मार्जिन आज तक कोई भी मोबाइल सेक्टर में, कोई भी किसी ने भी अपने मोबाइल सेक्टर में नहीं दिया, इतना हाईएस्ट मार्जिन दिया। तो इससे क्या हुआ, उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग बिल्ड हो गया, इतना स्ट्रांग हाई मार्जिन देने के कारण उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग हो गया कि और कोई भी मोबाइल, चाहे वो सैमसंग हो, एप्पल हो, एमआई हो, कोई भी उनके सेक्टर, उनके जोन में, उनके बिजनेस मॉडल में नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना हाईएस्ट रेट ऑफ मार्जिन दिया।
तो अब ये आपके ऊपर है फिर से कि आप अपने बिजनेस में ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल ला सकते हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो सकता है, चाहे वो पेटेंटिंग एंड लाइसेंसिंग हो सकता है, या फिर वो एसओपी डेवलप करना हो सकता है, या फिर वो कुछ भी हो सकता है जिससे आपके बिजनेस में आपके लिए, आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए एक एंट्री बैरियर खड़ा हो। मेरा तीसरा पॉइंट है अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। क्या आपने अपने व्यापार में फिजूल का फिक्स कैपिटल लगा के रखा है? क्या आपने अपने व्यापार में फिजूल का, बेफिजूल का, बिना किसी तुक का आपने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिसकी इसकी कोई नीड ही नहीं थी? आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी कर रखी हैं, बड़े बड़े प्लॉट्स ले रखे हैं, बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स आपने खोपा ओपन कर रखी हैं, इसका कोई नीड ही नहीं थी। अगर आपने ये कर रखा है तो आपका व्यापार 110% विफल होएगा, सफल होने का चांसेस ही नहीं है। क्योंकि अभी जो आपको लग रहा है कि मेरी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मेरी बड़ी बड़ी शोरूम्स हैं, मेरी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो आगे आने वाले टाइम में सब बंद हो जाएंगी, क्योंकि अब आगे जमाना आ रहा है आउटसोर्सिंग का, आगे जमाना आ रहा है फ्रेंचाइजिंग का। यहां पे मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहता हूं। आपने अमूमन सुना होगा बटन दबाओ ओला आई, बटन दबाओ ब्रूम बुक हो गया ओयो से, बटन दबाओ उबर आई। आज तक ओला और उबर की एक भी खुद की कार नहीं है, खुद की टैक्सी नहीं है। आज तक ओयो की एक भी रूम नहीं है, एक भी उसका अपार्टमेंट नहीं है। सब उन्होंने क्या किया? सब लीज पे लिया, सब उन्होंने आउटसोर्स किया, सबका सब उन्होंने ये एक अपॉर्चुनिटी देखी। ओला उबर ने क्या देखा कि मार्केट में गाड़ियां फिजूल की फैली हुई हैं, उनका कोई रक्षक नहीं है, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनका कोई मैनेजर नहीं है। तो ओला और उबर मार्केट में आए, बटन दबाओ ओला आई। ओयो ने क्या देखा, रितेश अग्रवाल ने क्या देखा कि एक आम इंसान को अफोर्डेबल हैंगआउट के लिए जगह नहीं है, अफोर्डेबल रेंटिंग सुविधा नहीं है उसके लिए। या तो वो 5 से 10 हज़ार रुपए पर नाइट का पे करे, या तो किसी वो धर्मशाला में रुके जहां पे उसको कोई भी सर्विस अच्छी नहीं मिलेगी, उसको बाथरूम क्लीन नहीं मिलेंगे, उसको वहां पे जितनी भी चीजें हैं सब अस्त व्यस्त मिलेंगी। तो ओयो ने यहाँ पे क्या देखा कि जितने भी धर्मशाला, स्मॉल गेस्ट हाउस, 2 स्टार 3 स्टार होटल्स हैं, उनके लिए कोई वहां पे करने वाला नहीं था। तो ओयो ने एक ऐसा बिजनेस मॉडल लेके आया कि बिना उसके अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट के आज तक ओयो का एक भी खुद का रूम नहीं है, एक भी खुद की बिल्डिंग नहीं है। सब उसने खाली पड़ी हुए रूम्स, खाली पड़े हुए होटल्स, जिनका रूम कैपेसिटी हजारों में थी, लेकिन उनके रूम बुक होते थे सिर्फ 1 या 2, उसके आज वो उसका माई बाप बना है। इसमें क्या होता है कि आपका फिक्स कैपिटल नहीं होता है, बस आपका ओपेक्स लगता है, फिक्स कैपिटल नहीं लगता है। ओपेक्स मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लगते हैं, आपके फिक्स कैपिटल नहीं होते। इससे क्या होता है कि प्रॉफिट आपका बहुत ऊपर जाता है, लेकिन जो आपकी फिक्स कैपिटल रहती है या जो वर्किंग कैपिटल रहती है वो बहुत नीचे रहती है। तो इससे क्या होता है, आपके धंधे में पैसे की रोलिंग बढ़ती रहती है। मेरा चौथा पॉइंट है कि क्या आपने अपने व्यापार में आप ये कैलकुलेट किया है कि एक कस्टमर को लाने में मेरे को कितना खर्चा हो रहा है? क्या आपने अभी तक कैलकुलेट किया है कि मैं जितनी भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, जितनी भी मैं पैम्पलेट छपा रहा हूं, न्यूज़पेपर में अपने आर्टिकल्स दे रहा हूं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूं, इन सब से मेरे को टोटल मिला के एक कस्टमर लाने का कितना मिल रहा है, कितना लग रहा है मेरा एक कस्टमर को लाने का? अगर आज तक नहीं किया है तो प्लीज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाला टाइम कोका का है। कोका मतलब कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये भी अपने कस्टमर का कोका कैलकुलेट करती हैं। कोका कैलकुलेट करना बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल, आपकी एक मिठाई की शॉप है, आपने उस मिठाई के शॉप के प्रचार के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए पेपर में आपने न्यूज़ डाले, आपने टीवी पे न्यूज़ किए, आपने रेडियो पे न्यूज़ किया, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करी, पूरा कैंपेन रन किया, तो उसमें आपका टोटल रह गया 1 करोड़ रुपए। और उस 1 करोड़ का लगाने से आपके पास कस्टमर आए सिर्फ 100, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब यह हुआ, आपका कोका जॉन है अपने कस्टमर को अपनी दुकान तक लाने के लिए वो 1 लाख रुपए है, आपका एक कस्टमर आपको 1 लाख रुपए का पड़ा। अब यह आपके ऊपर है कि आप अपनी मैन पावर को कैसे ट्रेन करो, अपने खर्चे कैसे घटाओ, अपनी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, गुडविल ऐसे कैसे बनाओ कि आपका जो खोखा है वो 1 लाख से नीचे रहे, या मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे आप अपने कस्टमर को एक्वायर कर सको। और कस्टमर भी ऐसा एक्वायर हो कि वो आपके संग लॉयल हो, वो आपके संग एकदम घर वाला बिहेवियर हो उसका। ऐसा ना हो कि वो आपका 1 लाख रुपए का लगा के वो आ तो रहा है, लेकिन आपसे सिर्फ 10,000 का लेके जा रहा है। ऐसा ना हो। हाँ, अगर ये 10,000 वाला साइकिल लॉन्ग रन में है तो लॉन्ग रन में चल सकता है। अगर वो कस्टमर आपकी शॉप पे सिर्फ एक बार आ रहा है तो ये ऐसा नहीं होगा, आपका बिजनेस लॉस में जाएगा, क्योंकि आपको एक कस्टमर लाने का कॉस्ट 1 लाख रुपए लग रहा है। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल लिया। मेरा 5वां पॉइंट ये है कि क्या आपके बिजनेस मॉडल में रिकरिंग रेवेन्यू हो रहा है, आपकी रेगुलर इनकम बन रही है। क्या आपके व्यापार में कुछ ऐसा सिस्टम लगा है, कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल है कि आपका कस्टमर आपके पास आ रहा है, हर महीने आ रहा है और आपको कुछ ना कुछ सेल, आपको कुछ ना कुछ रेवेन्यू देके जा रहा है। अगर आपके व्यापार में ये नहीं है तो लिख के रख लीजिए, आपका व्यापार अभी तो सफल है लेकिन आगे जाने वाला फेल होने वाला है। क्योंकि रिकरिंग रेवेन्यू जब तक नहीं होगा किसी भी व्यापार में पैसे की रोलिंग नहीं होगी, किसी भी व्यापार में कस्टमर आ रहा है, सिर्फ एक बार आ रहा है, दोबारा नहीं आ रहा है, उससे क्या होगा, आपका कोका बढ़ेगा,
उससे क्या होगा, आपका एंट्री बैरियर नहीं बनेगा, उससे क्या होगा, आपका नेगेटिव कैश फ्लो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपका अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा क्योंकि आपके ऊपर की सारी चीजें ज्यादा हो रही हैं। तो कुछ अपना ऐसा बिजनेस मॉडल डेवलप कीजिए जिससे आपका रिकरिंग रेवेन्यू आए। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई 5 उन पॉइंट्स की जिसपे आपका व्यापार सफल या असफल हो सकता है। लेकिन यहां पे आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल पे आपको हमेशा एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज की वो कोई ना कोई एक टिप जरूर मिलती है जिससे आप अपने बिजनेस मॉडल में जेकब 110% ला सकते हैं। इसकी वो टिप है इनोवेशन अराउंड कस्टमर्स मनी मेकिंग मॉडल। इसको अलग अलग करते हैं। इनोवेशन मतलब कुछ नया करना, कुछ नया नया उजागर करना, या किसी भी पुरानी पड़ी चीज, किसी भी पुरानी आ रहे मेथड को उसमें कुछ चेंजेस करके उसको नया बनाना, उसको इनोवेशन कह सकते हैं। अपने कस्टमर के मनी मेकिंग अराउंड मतलब कस्टमर का कहां से पैसा जनरेट हो रहा है, कहां से आपके कस्टमर की इनकम जनरेट हो रही है, कहां से आपके कस्टमर को पैसा आ रहा है, रोकड़ा नारायण आ रहा है, उसके अराउंड अपना बिजनेस मॉडल डेवलप करना। कस्टमर्स मनी मेकिंग मॉडल हम लोग बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, बड़ा बिजनेस का एकमात्र रूल क्या है कि छोटे व्यापारी को, एक एंटरप्रेन्योर को, एक स्टूडेंट को, एक जो आदमी जिसको अपने व्यापार में बढ़ना है, अपने व्यापार में आगे बढ़ना है, जेकब लाना है, लेकिन उसको पता नहीं कैसे करना है, तो हम लोग उसको उस चीजों में हेल्प करते हैं कि अपने बिजनेस में रेवेन्यू कैसे बढ़ाएं। सेल्स करने के 5 तरीके कौन से होते हैं, मार्केट एक्सपेंशन के 10 तरीके कौन से होते हैं, लीड जनरेट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे आपकी लीड्स $0 में आपके पास हजारों लीड्स आ जाएं। ऐसे लो कॉस्ट जरिए कौन से होते हैं अपने मार्केटिंग करने के लिए, अपने व्यापार में बाहर से एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट करने का कैसे, कौन कौन से तरीके होते हैं बिना अपनी इक्विटी गवाए। तो ये जितनी भी सारी पॉइंट्स है, बड़ा बिजनेस एक एंटरप्रेन्योर को, एक बिजनेसमैन को पूरी तरीके से यहाँ पे उसको ट्रेन करता है, उसको मदद करता है उसके व्यापार को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए। यहाँ पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, अमूल कंपनी के चेयरमैन मिस्टर RS सोडी, ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट एंड इंडिया हेड मनु कुमार जैन ऑफ शाओमी इंडिया, और ऐसे पता नहीं 70 से भी ज्यादा अरबपति व्यापारी लोग जिन्होंने खुद अपना बिजनेस खड़ा किया है और बड़ा भी किया है, वो अपने बिजनेस की हर एक उस बारीकियों से निकल के आए हैं जो बारीकियां आपके बिजनेस में भी आ सकती हैं, जो खामियां आपके बिजनेस में भी हैं, जिससे आप उभर सकते हो और इनकी तरह ही अपना बिजनेस बड़ा बिजनेस बना सकते हो। तो अगर आप बड़ा बिजनेस के संग जुड़ना चाहते हैं, आप एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप से इन लोगों से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ऐसे बड़े बड़े व्यापारियों से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं जिन्होंने अपना व्यापार खुद खड़ा किया और खुद बड़ा किया है, तो अभी दिए गए बोर्डलाइन नंबर पे कॉल कीजिए 8090565884। अभी फोन उठाइए और कॉल कीजिए, पूछिए कि भैया कैसे हो सकता है मेरा बिजनेस बड़ा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने से कोई फायदा नहीं होगा, आप इसको जाइए, अपनी स्ट्रेटेजी शीट बनाइए और अपने व्यापार में इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि देखने से सिर्फ होगा एंटरटेनमेंट और इंप्लीमेंट करने से होगा एडुटेनमेंट। मेरी इस वीडियो को लाइक करने के लिए, नीचे के दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट करने के लिए, इस वीडियो को हर उस आदमी तक पहुंचाने के लिए जिसको अपने व्यापार को सफल बनाना है, विफल नहीं। आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।